एक विस्तृत दृष्टिकोण। मूल्य शिक्षा व्यक्ति को समाज में एक जिम्मेदार और नैतिक जीवन जीने के लिए आवश्यक मूल्यों और नैतिक सिद्धांतों को समझने और अपनाने में मदद करती है। यह सिर्फ ज्ञान देना नहीं है, बल्कि बच्चों में अच्छे चरित्र और नैतिक मूल्यों का विकास करना भी है। मूल्य शिक्षा के 5 बुनियादी दृष्टिकोण। सुपरका, एहरेंस और हेडस्ट्रॉम 1976 के अनुसार मूल्य शिक्षा के 5 प्रमुख दृष्टिकोण हैं। 1. अंतर्ग्रहण। मूल्यों को सीधे बच्चों को सिखाया जाता है, उदाहरण के लिए एक कहानी सुनाकर या एक नैतिक पाठ पढ़ाकर। 2. नैतिक विकास। बच्चों को स्वयं अपने नैतिक निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, उदाहरण के लिए एक नैतिक दुविधा पेश करके और बच्चों से उनके विचार पूछकर। 3. विश्लेषण। बच्चों को विभिन्न मूल्यों और नैतिक मुद्दों का विश्लेषण करने के लिए सिखाया जाता है, उदाहरण के लिए एक समाचार लेख पढ़कर और उसमें उठाए गए नैतिक मुद्दों पर चर्चा करके। 4. मूल्य स्पष्टीकरण। बच्चों को अपने मूल्यों और विश्वासों को स्पष्ट करने में मदद की जाती है, उदाहरण के लिए एक जर्नल लिखकर या एक समूह चर्चा में भाग लेकर। 5. क्रिया सीखना। बच्चों को सीखे हुए मूल्यों को अपने दैनिक जीवन में लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, उदाहरण के लिए एक सामुदायिक सेवा परियोजना में भाग लेकर या एक जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करके। इन 5 दृष्टिकोणों को एक साथ मिलाकर एक प्रभावी मूल्य शिक्षा कार्यक्रम बनाया जा सकता है। मूल्य शिक्षा का महत्व। समाज के लिए योगदान। मूल्य शिक्षा बच्चों को अच्छे नागरिक बनने में मदद करती है, व्यक्तिगत विकास या बच्चों को आत्मविश्वास, सहानुभूति और स्वयं के प्रति सम्मान विकसित करने में मदद करती है। समस्या समाधान। मूल्य शिक्षा बच्चों को जीवन की चुनौतियों का सामना करने और सही निर्णय लेने में मदद करती है। क्या आप मूल्य शिक्षा के बारे में अधिक जानना चाहते हैं? यदि आप कुछ विशिष्ट सवाल पूछना चाहते हैं तो बेझिझक पूछें। 10:18 पूर्व। जोड़ 10। रणनीति। आधिकारिक पालन पोषण शैली बॉमरिंड। एक आदर्श मॉडल बने बंडूरा। कहानी सुनाना। व्यवहार में संशोधन। अभ्यास। लिंग तटस्थ पालन पोषण। समाज और घर में विविधता का सम्मान करने के लिए स्पष्ट नियम और पारिवारिक नियम। विविधता के प्रति सम्मान व्यक्त करने वाला व्यवहार दिखाकर बच्चों को परोक्ष रूप से सुदृढ़ करें। पूर्व परंपरागत नैतिकता चरण। बच्चों को हलबर्ग की मानसिकता को पंचतंत्र जैसी कहानियां सुनाकर पोषित किया जा सकता है। उचित व्यवहार को साकार करने के लिए आकार देने और श्रृंखलाबद्ध करने की तकनीकें। स्कूली परिवेश में प्रारंभिक बचपन में समानता के मूल्य को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित रणनीतियों का उपयोग किया जा सकता है। छोटे बच्चों के शिक्षक सभी लोगों की तरह पूर्वाग्रहों से अछूते नहीं हैं। यहाँ तक कि उन शिक्षकों में भी जो यह नहीं मानते कि उनके पास कोई स्पष्ट पूर्वाग्रह है। निहित पूर्वाग्रह नस्ल, लिंग, क्षमता और विकलांगता, शरीर के प्रकार, शारीरिक बनावट और सामाजिक, आर्थिक और भाषाई स्थिति के आधार पर बच्चों के बारे में अलग अलग निर्णय और व्यवहार से जुड़े हैं। ये सभी बच्चों के अपनी क्षमता तक पहुँचने के अवसरों को सीमित करते हैं। निहित पूर्वाग्रहों के परिणामस्वरूप बच्चों के खेल के बारे में भी अलग अलग निर्णय होते हैं। मनोविज्ञान वैकल्पिक मेंटरशिप और टेस्ट सीरीज में शामिल हों। क्यू। सुबह 10:19 बजे। गुरु 29 सितंबर। 35%। टी। जोड़ 0। जलकाग। यूपीएससी अखाड़ा। आक्रामकता, अनुपालन, पहल और क्षमताएं। विभिन्न संदर्भों में कई नस्लीय और जातीय उपसमूहों के अध्ययन अंतर्निहित पूर्वाग्रह घटना की जटिलता की ओर इशारा करते हैं, जिसमें विभिन्न उपसमूहों द्वारा प्राप्त पूर्वाग्रह के विभिन्न स्तर और प्रकार होते हैं। सुपरका, आहरन्स और हेडस्ट्रॉम कहते हैं कि मूल्य शिक्षा के लिए 5 बुनियादी दृष्टिकोण, रणनीतियां हैं। अंतर्वेशन, नैतिक विकास, विश्लेषण, मूल्य स्पष्टीकरण और क्रियाशील शिक्षण। को। जोड़ 0। दृष्टिकोण।
उद्देश्य, नैतिक विकास, विश्लेषण, मूल्य स्पष्टीकरण, क्रिया सीखना, छात्रों में कुछ मूल्यों को स्थापित या आत्मसात करना। उद्देश्य, विद्यार्थियों के मूल्य में परिवर्तन करना ताकि वे कुछ निश्चित वांछित मूल्यों को प्रतिबिंबित कर सकें। छात्रों को उच्चतर मूल्यों पर आधारित अधिक जटिल तर्क पैटर्न विकसित करने में सहायता करना। विद्यार्थियों से आग्रह करना कि वे अपने मूल्य विकल्पों और स्थितियों के कारणों पर चर्चा करें, न कि केवल दूसरों के साथ साझा करने के लिए, बल्कि विद्यार्थियों के तर्क के स्तर में परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए। छात्रों को मूल्य मुद्दों और प्रश्नों पर निर्णय लेने के लिए तार्किक सोच और वैज्ञानिक जांच का उपयोग करने में सहायता करना। छात्रों को अपने मूल्यों को परस्पर संबद्ध करने और संकल्पनाबद्ध करने में तर्कसंगत, विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं का उपयोग करने में सहायता करना। छात्रों को अपने और दूसरों के मूल्यों के प्रति जागरूक होने और उन्हें पहचानने में मदद करना। छात्रों को अपने मूल्यों के बारे में दूसरों के साथ खुले तौर पर और ईमानदारी से संवाद करने में मदद करना। छात्रों को उनकी व्यक्तिगत भावनाओं, मूल्यों और व्यवहार पैटर्न की जांच करने के लिए तर्कसंगत सोच और भावनात्मक जागरूकता दोनों का उपयोग करने में सहायता करना। विश्लेषण और मूल्य निर्धारण के लिए सूचीबद्ध उद्देश्य, छात्रों को उनके मूल्यों के आधार पर व्यक्तिगत और सामाजिक कार्य करने के अवसर प्रदान करना। विद्यार्थियों को स्वयं को व्यक्तिगत सामाजिक अंतःक्रियाशील प्राणी के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित करना, जो पूर्णतः स्वायत्त न होकर एक समुदाय या सामाजिक व्यवस्था का सदस्य हो। तरीकों, सकारात्मक और नकारात्मक मॉडलिंग, सुदृढ़ीकरण, विकल्पों में हेरफेर करना, खेल और सिमुलेशन, भूमिका निभाना, छोटे समूह में चर्चा के साथ दुविधा के और अधिक प्रकरण, अपेक्षाकृत संरचित और तर्कपूर्ण, बिना किसी रात उत्तर पर पहुंचे। संरचित तर्कसंगत चर्चा जो तर्क के अनुप्रयोग की मांग करती है। साथ ही सबूत, परीक्षण सिद्धांत, समान मामलों का विश्लेषण, अनुसंधान और बहस, भूमिका निभाने वाले खेल, अनुकरण, कृत्रिम या वास्तविक मूल्य, जटिल परिस्थितियों का गहन आत्मविश्लेषण, अभ्यास, कक्षा से बाहर की गतिविधियां, संवेदनशीलता गतिविधियां, छोटे समूह में चर्चा, स्कूल और समुदाय अभ्यास के भीतर विश्लेषण और मूल्य स्पष्टीकरण परियोजनाओं के लिए सूचीबद्ध विधि, समूह आयोजन और पारस्परिक संबंधों में कौशल अभ्यास। यूपीएससी अखाड़ा, बचपन में समानता के मूल्य को बढ़ावा देने के लिए एक्शन लर्निंग सबसे प्रभावी रणनीति हो सकती है, जिसमें समान संपर्क के आधार पर समूह बनाए जाते हैं। वॉलपोर्ट, समानता के मूल्य को विकसित करने के लिए एक्शन लर्निंग गतिविधियों में स्व-साथ, सबका को शामिल किया जा सकता है। साइलो, समानता दे रही है। प्रश्न, नशीली दवाओं के प्रबंधन में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोगों का वर्णन करें। किशोरों में दुर्व्यवहार, 10/2022। संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय (UNODC) के 2018 सर्वेक्षण के अनुसार प्रारंभिक 12-14 वर्ष से लेकर अंतिम 15-17 वर्ष किशोरावस्था मादक द्रव्यों के सेवन की शुरुआत के लिए एक महत्वपूर्ण जोखिम वाली अवधि है
और 18-25 वर्ष की आयु के युवाओं में मादक द्रव्यों के सेवन का चलन चरम पर हो सकता है। किशोरों में मादक द्रव्यों के सेवन के प्रबंधन में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोगों को दो पहलुओं में रणनीतिक रूप से लागू किया जा सकता है। एक, नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम, मादक द्रव्यों के सेवन की रोकथाम। किशोरों को उन विशेषताओं के बारे में जागरूकता की आवश्यकता है जो युवाओं को जोखिम में डालती हैं और जोखिम कारकों को लक्षित करती हैं जिन्हें संशोधित किया जा सकता है। इन कारकों में नशीली दवाओं के संपर्क में आना, सामाजिक आर्थिक स्थिति, पालन पोषण की गुणवत्ता, साथियों के समूह का प्रभाव और नशीली दवाओं की लत के प्रति जैविक, अंतर्निहित प्रवृत्ति शामिल है। ड्यूब एट अल द्वारा किए गए एक पूर्वव्यापी अध्ययन ने प्रतिकूल बचपन के अनुभवों, एस की संख्या और भविष्य के मादक द्रव्यों के सेवन के व्यवहार के बीच सकारात्मक सहसंबंधों को मापा। प्रतिकूल बचपन की घटनाओं में दुर्व्यवहार, शारीरिक, भावनात्मक या यौन, उपेक्षा, शारीरिक या भावनात्मक, घरेलू मादक द्रव्यों के सेवन के साथ बड़ा होना, घर के सदस्यों का आपराधिक व्यवहार, घर के सदस्यों में मानसिक बीमारी और माता-पिता के बीच कलह और अवैध नशीली दवाओं का उपयोग शामिल है। उपायों में सिद्धांत शामिल हैं। ए. हॉकिंस एट अल ने कई अध्ययनों की भी समीक्षा की, जिसमें किशोरों में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के जोखिम कारकों की पहचान करने का प्रयास किया गया। उन्होंने सामाजिक, समुदाय स्तर और व्यक्तिगत स्तर पर होने वाले विशिष्ट जोखिम कारकों पर चर्चा की। सामाजिक जोखिम कारकों में से निम्नलिखित की पहचान की गई। व्यवहार के प्रति अनुकूल कानून और मानदंड, जिसमें कम न्यूनतम पीने की उम्र शामिल है, और उपलब्धता। दिलचस्प बात यह है कि किशोरों में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के बढ़ते जोखिम के साथ सामाजिक आर्थिक स्थिति का सहसंबंध नहीं दिखता। ये केवल बचपन की व्यवहार संबंधी समस्याओं के साथ अत्यधिक गरीबी के मामलों में था, जहां जोखिम में वृद्धि देखी गई। नशीली दवाओं और शराब के दुरुपयोग के साथ सकारात्मक रूप से सहसंबंधित व्यक्तिगत विशेषताएं कई हैं और इनमें कम नुकसान से बचना, खराब आवेग नियंत्रण, शराब और नशीली दवाओं के दुरुपयोग का इतिहास रखने वाले माता-पिता, पारिवारिक संघर्ष का उच्च स्तर, माता-पिता के अनुशासन की कमी और या असंगतता, शैक्षणिक विफलता का इतिहास और असामाजिक और आक्रामक व्यवहार का इतिहास शामिल हैं। बच्चों और किशोरों में मादक द्रव्यों के सेवन को रोकने के लिए परिवार और समुदाय की रोकथाम कार्यक्रमों की भूमिका महत्वपूर्ण है। उनके निष्कर्षों का सारांश नीचे दिया गया है। कीवर्ड: परिवार रोकथाम कार्यक्रम, एक बार जोखिम कारकों की पहचान हो जाने पर। परिवारों को औपचारिक रोकथाम कार्यक्रमों से लाभ हो सकता है जो पारिवारिक बंधन, पालन पोषण कौशल, संचार, नियम निर्धारण, उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई सहित को बढ़ाने और माता-पिता के व्यवहार को बदलने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जो बच्चे को बाद में दुर्व्यवहार के जोखिम में डाल सकते हैं। परिवार रोकथाम उपचार कार्यक्रम का एक उदाहरण बहुआयामी पारिवारिक चिकित्सा (MDFT) है। MDFT युवाओं को बेहतर निर्णय लेने के लिए अधिक प्रभावी मुकाबला और समस्या समाधान कौशल विकसित करने में मदद करने पर ध्यान केंद्रित करता है और परिवार को मादक द्रव्यों के सेवन और संबंधित समस्याओं के खिलाफ एक सुरक्षात्मक कारक के रूप में पारस्परिक कामकाज को बेहतर बनाने में मदद करता है। सामुदायिक और स्कूल रोकथाम कार्यक्रम, परिवार के अलावा कार्यक्रमों में
एनआईडीए ने मादक द्रव्यों के सेवन की रोकथाम में स्कूल और सामुदायिक कार्यक्रमों को लाभकारी बताया है। रिपोर्ट में बाद में मादक द्रव्यों के सेवन के जोखिम कारकों, जैसे कि शुरुआती आक्रामकता, खराब सामाजिक व्यवहार को संबोधित करने के लिए कम उम्र, प्री स्कूल, पहली कक्षा में कार्यक्रम शुरू करने का भी सुझाव दिया गया है। 2. नशीली दवाओं के दुरुपयोग का इलाज। किशोरों में वयस्कों की तुलना में यह महसूस करने की संभावना कम होती है कि उन्हें मदद की जरूरत है या उन्हें खुद ही इलाज की जरूरत है। किशोरों में वयस्कों की तुलना में नशीली दवाओं का उपयोग न करने, नशीली दवाओं का उपयोग बंद न कर पाने या शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के बावजूद नशीली दवाओं का उपयोग जारी रखने पर वापसी के लक्षणों की रिपोर्ट करने की संभावना कम होती है। लेकिन वयस्कों की तुलना में उनके द्वारा अपने पदार्थ के उपयोग को छिपाने, दूसरों से उनके पदार्थ के उपयोग के बारे में शिकायतें प्राप्त करने और झगड़े या कानूनी परेशानी के बावजूद उपयोग जारी रखने की रिपोर्ट करने की संभावना अधिक होती है। संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी (सीबीटी) को समस्याग्रस्त शराब पीने के उपचार के दौरान पुनरावृत्ति को रोकने के लिए एक विधि के रूप में विकसित किया गया था, और बाद में इसे कोकेन आदि व्यक्तियों के लिए अनुकूलित किया गया था। संज्ञानात्मक व्यवहार संबंधी रणनीतियां इस सिद्धांत पर आधारित हैं कि मादक द्रव्यों के सेवन जैसे अनुकूलित व्यवहार पैटर्न के विकास में सीखने की प्रक्रियाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सीबीटी में व्यक्ति विभिन्न कौशलों की एक श्रृंखला को लागू करके समस्याग्रस्त व्यवहारों की पहचान करना और उन्हें ठीक करना सीखते हैं, जिनका उपयोग नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने और अक्सर इसके साथ होने वाली अन्य समस्याओं की एक श्रृंखला को संबोधित करने के लिए किया जा सकता है। यूपीएससी अखाड़ा। कौशल और शैक्षणिक कठिनाई (RY). छोटे समूह के काम, प्रति कक्षा 10-12 छात्र को सकारात्मक सहकर्मी बंधन को बढ़ावा देने के लिए दैनिक, सेमेस्टर लंबी कक्षा में सामाजिक कौशल प्रशिक्षण के साथ जोड़ता है। स्कूल रोकथाम कार्यक्रमों के कई उदाहरणों में से एक यूएस में रिकनेक्टिंग यूथ (RY) है। शुरुआती प्रयोगों से पता चला है कि RY में भागीदारी से स्कूल का प्रदर्शन बेहतर हुआ, ग्रेड पॉइंट औसत में 20% सुधार, स्कूल छोड़ने वालों की संख्या में कमी आई, हार्ड ड्रग के उपयोग में कमी आई 60% तक, और ड्रग उपयोग नियंत्रण समस्याओं में कमी आई, जैसे 11 Q निर्णय लेना, आलोचनात्मक सोच, संकटों से निपटना, अनुभव, आत्म जागरूकता, पारस्परिक संबंध, जीवन कौशल शिक्षा। यूपीएससी अखाड़ा। समावेश। नशीली दवाओं की मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत किशोरों में नशीली दवाओं के उपयोग की प्रारंभिक रोकथाम के लिए समुदाय आधारित सहकर्मी नेतृत्व हस्तक्षेप (CPLI) सकारात्मक दिशा में उठाया गया कदम है। तय करना। प्रश्न 1b। मूल्य क्या हैं? बचपन में समानता के मूल्य को बढ़ावा देने के लिए कौन सी रणनीतियां अपनाई जा सकती हैं? चर्चा करें। 10, 2022।